We are here to discuss with a topic which is related to tax planning, financial planning, and investment strategies. First of all, I would like to give a quick intro of myself. I am Piyush Chauhan. I am doing CA in one of the leading firms in Pune. So basically, our topic would have three phases. The three categories. First is planning finance. Second is about how we would manage taxes, and then we would move towards investment strategies. Then I will link all the three topics and give you a summary, and we would interpret and conclude with that. So basically, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये मैटर नहीं करता, पर हर इंसान को अपना फाइनेंस प्लान करना ज़रूरी है. नाउ व्हेन आई से फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट डज इट मीन? कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? तो व्हाट डज फाइनेंस प्लानिंग मीन्स इज कि आप एक निर्धारित समय के बाद एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरे पास इतनी रकम होनी चाहिए, तो इसके लिए एक प्लानिंग ज़रूरी है. तो इस प्लानिंग को कहते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग. ये पॉसिबल कैसे होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू या परव्यू देना चाहूँगा आपको इसके बारे में मैं, कि आपने भी अपने लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस किया होगा या एटलीस्ट देखा तो भी होगा कि फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, any uncertain happenings like accident or something can happen to your family and family members. तो इस समय पे अपने पास एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा पूंजी जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए. ये तभी होगी जब आप एक पर्टिकुलर रकम हर महीने या जैसे भी आपसे पॉसिबल होगा वो साइड में हटाओगे. इसे कहते हैं हम सेविंग. और ये सेविंग को हम कहीं निवेश करेंगे तो ही हमें हमारा गोल अचीव होगा कि इतने पैसे हमारे पास 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी टर्म का आप प्लान कर रहे हो वो आपके पास अवेलेबल हो. तो सबसे पहले तो जो व्यूअर्स है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे एज पर आई एम इन्फॉर्म कि लिसनर्स आर मोस्टली फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड और स्टूडेंट्स कनेक्टेड है. तो जो आप 20s में हो अपने, या आप 40s क्रॉस कर चुके हो, 35 क्रॉस कर चुके हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर इनकम स्लैब एज पर टैक्स डिपार्टमेंट, आपकी प्लानिंग अलग अलग होगी. तो सबसे पहले मैं मूव करूंगा कि ये पॉसिबल कैसे होता है. फाइनेंशियल गोल अगर आपको अचीव करना है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू वुड इन्वेस्ट. और ये निवेश करने के हम अब मोड्स देखेंगे. टू अचीव फाइनेंशियल प्लानिंग यू नीड टू इन्वेस्ट प्रॉपरली. सो ये बोथ द चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से. तो अगर आप सही जगह निवेश करोगे तो आपका फाइनेंशियल गोल आप अचीव कर पाओगे. तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर कहने जाए तो बहुत कॉमनली ये माइंडसेट होता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंसिडर्ड बाय ह्यूमन इन इंडियन सोसाइटी. प्रेफर्ड है कि ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं. लेकिन वॉरेन बफे जो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर है, उसके मुताबिक उसका एक स्टेटमेंट है एक्चुअली, गोल्ड इज एक्चुअली नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, इट इज़ जस्ट पार्किंग लॉट फॉर योर फंड्स. मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. सबसे पहले आप एक बेसिक लॉजिक देखिए. गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका बेसिक मेंटालिटी क्या है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपको ईयरली या मंथली कोई इनकम जनरेट हो, और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो जिसे हम हिंदी भाषा में मुद्दल कहते हैं वो सेफ रहे या वो भी एक्यूमुलेटली ग्रो करे. तो गोल्ड में ये क्या होता है कि गोल्ड अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट गया उस पर्टिकुलर चीज़ में, और ये इतना अनसेफ है. आप अपने घर पे रखो तो इसको चुरा के लेके जाने वाली जो चीज़ें होती है, रॉबरी वगैरह, तो ये मोस्टली आप, ऑफ कोर्स एनी पर्सन वुड प्रेफर बैंक लॉकर्स. तो लॉकर के लिए आपको रेंट देना पड़ता है. तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट भी दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहे इसके लिए, और हर मंथ में आप अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हो. हालांकि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, जो आप लगाओ उसमें से आपको कुछ मिले. और अगर आप कंपेयर भी करते हो इस चीज़ को, आप करके देखिए. मैं आपको कुछ इंडाइसेस के बारे में भी बताऊंगा कि गोल्ड मार्केट जो ग्रो किया है और शेयर मार्केट जो ग्रो किया है. तो आपने अगर सेंसेक्स में, मतलब इंडिया में 2 इंडाइसेस है, निफ्टी और सेंसेक्स, तो अगर इस मार्केट इंडाइस पे या तो जीडीपी पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका ग्रोथ कितना होता, और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपका कितना आपका प्रॉफिट होता या नुकसान होता. तो आई पर्सनली डोंट गो विथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट. द सेकेंड मोस्ट फेवरेबल or the second category of mode of investment to achieve your financial goal or is real estate investment.
ये फंडामेंटली अगर कहने जाओ तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज है टू इन्वेस्ट। पर दो वॉल्यूम ऑफ फंड्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो इतना ज़्यादा है, इसमें ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो मेनी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज, और जो हालांकि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं मतलब लैंड हो या फ्लैट हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें डेप्रिशिएट होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो लैंड की या प्रॉपर्टी की वैल्यू इज फॉर श्योर टू ग्रो इन फ्यूचर। बट एज आई सेड कि ये आप हर इंसान इतनी बड़ी रकम नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, और ऑफ कोर्स नहीं भी पॉसिबल। देन वी वुड मूव टू द थर्ड मोस्ट सो टॉप ऑफ कैटेगरी, वी कुड कॉल इट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द नो, जिसको जो बिगिनर लेवल पे है, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, इसको हम कहते हैं नो नथिंग इन्वेस्टर, जिसे कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, आप शेयर मार्केट के लिए शेयर में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, या आप किसी ब्रोकर के थ्रू या अपने बैंक चैनल्स के थ्रू ओपन करोगे। तो आपको बताओ ये फैक्ट और ये रियलिटी है आज के सिनेरियो में, ये एजेंट आपको क्यों उकसाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड देन देर इज इंट्राडे ट्रेडिंग विच वी कॉल इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आपको बता दूं, आप एक ही दिन पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक किसी कंपनी का परचेस करते हो और उसी दिन बेच देते हो, मतलब सेम डे पे बाय और सेल का आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपको आपके जो ब्रोकर्स है वो आपको इसके लिए क्यों ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, क्योंकि आप एक बात ध्यान में लो, हर एक ट्रांजैक्शन पे उनका कमीशन जनरेट हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा, तो वो तो अपना फ़ायदा देखने के लिए बैठे हैं। इसीलिए, और वैसे भी वॉरेन बफेट भी जो बोलता है कि किसी भी इंसान का एक पर्टिकुलर समय के बाद का प्लान होना चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 10 और 15 ईयर्स, योर डेफिनेट गोल शुड ऑफ एवरी पर्सन शुड बी लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि पॉसिबल है तभी जब आप सोच समझकर एनालिसिस के बाद किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में डेफिनेटली आपको कंपैरेटिवली मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है, और इट इज़ हाईली रिस्की, हाईली रिस्की। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विथ इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो। तो ही हम अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर्स में करना चाहते हो, तो अगर आपको फाइनेंस बैकग्राउंड में कुछ नहीं पता, तो आप शेयर्स किस तरह से चूज़ करेंगे, कौन सी कंपनी चूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडस्ट्री देखना है। आप एक एस्टिमेट करो कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ये कंपनीज में आगे चलकर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच रहे हो कि ये कंपनी ग्रो कर जाएगी, ये आप कैसे अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, इट इज़ नॉट ब्लफ, आप यहाँ पे गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो। तो आपको करना है एनालिसिस डेफिनेटली आपके ग्राउंड्स पर नहीं पॉसिबल, आप किसी तरह के फाइनेंशियल एनालिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, या ये वीडियो तो मैं इसीलिए आपको एक बेसिक परिव्यू आपको दे देता हूँ, लेकिन आगे चलकर किसी और को इसके बारे में मुझसे कम्युनिकेट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल आईडी भी दे दे रहा हूँ। एनीवन हु विश टू कॉन्टैक्ट एंड अकॉर्डिंगली प्लान देयर फाइनेंस दे कुड कॉन्टैक्ट मी। सो हाँ, मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइट के ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ये moneycontrol.com नाम की साइट है, यहाँ पे आपको पूरे मार्केट के बारे में, किसी भी शेयर स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इट इज़ द बेस्ट साइट फॉर एनालिसिस। आप और कोई भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन जनरली ये प्रेफर्ड है। फॉर एग्जांपल, आप अब देखने जाओगे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन आप ये देखिए, ये चार्ट्स आते हैं। दिस इज द प्राइस दैट हैज बीन फ्लक्चुएटेड ओवर द पीरियड विच वी हैव सिलेक्टेड हियर। एक साल में ये कितना ग्रो किया, कितना डाउन हुआ मार्केट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। देन सिर्फ प्राइस के बेसिस पे तो डेफिनेटली एनालिसिस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी दिया होता है। आपका पी रेशियो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पी रेशियो एक बेसिक फंडामेंटल टर्म है कि एक पर्टिकुलर इनकम अर्न करने के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हो। अगर आपको 10 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, और वही 10 रुपये कमाने के लिए अगर आपको 4 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, तो आप
किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली कम अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो वाला आप प्रेफर करोगे। तो ये पी रेशियो वही डिटरमाइन करता है या रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। देन सी, आप अगर और स्क्रॉल डाउन करते हो इस साइट पे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इनकम स्टेटमेंट आप देखो, ये चीज़ें एनालाइज करो कि उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको मिलेगी कि ये अभी का लाइव है, सितंबर 2020 में एंड हुए क्वार्टर का रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है आपको कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल खर्चा कितना हुआ, अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट कितना है, उनका नेट प्रॉफिट कितना है। फिर आपको यहाँ पे उनका कैश फ्लोज भी दिख जाएगा कि नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है नहीं है, ये एनालिसिस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में यहाँ पे हर तरह के रेशियोज आपको मिलेंगे। मार्जिन रेशियोज है, रिटर्न रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, जो आप कंसिडर करने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक और शेयर्स। तो ये क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप एक बार रेफर कर सकते हो। देन दैट टॉपिक टू बी कंसिडर इज डेट इक्विटी रेशियो कितना है उस चीज़ का, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, लेवरेज रेशियो कितना है। ये सब अब टेक्निकल टर्म्स है, मैं एक एक इतने डिटेल में आपको ये वीडियो में नहीं समझा सकूंगा, लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग। देन कम्स द म्यूचुअल फंड, जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ तो जिनको एक्टिवली मैनेज नहीं करना है फंड को और आप निवेश कर दे रहे हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स या फंड मैनेजर्स और बहुत सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल है दिस डेज। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग और क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ये हम अभी बात करेंगे आपके साथ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, इसमें दो तरीके के प्लान्स होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब आप फंड मैनेजर आप एक्टिवली उस फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, पैसिव मैनेजमेंट है फंड का। मतलब आप एक बार पैसा लगा के उसको छोड़ दे रहे हो और जैसा मार्केट ग्रो करेगा उस हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर ने जिस फंड्स में इन्वेस्ट किए होंगे वो ग्रो कर जाएगा। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स है क्या, आपको अगर ये भी नहीं पता तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसका भी मैं दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंटरमीडियरी है, आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट ना करते हुए, फॉर एग्जांपल अब टीसीएस का एक शेयर मानो 2000 रुपये का है, तो आप पर्टिकुलर वो कंपनी का शेयर या रिलायंस का शेयर है, वो पर्टिकुलर शेयर डायरेक्टली मार्केट से परचेस ना करते हुए आप फंड मैनेजर को, यानी म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडियरी हाउस है जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे कलेक्ट करके फर्दर इन्वेस्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये 1000 रुपये म्यूचुअल फंड्स वाले को दे दिए, तो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे ये 1000 डिवाइड करेगा अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज। वो आपको सब साइट पे डेटा मिल जाता है, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। एटी मनी एक बहुत कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली ऐप है और साइट भी है, उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्ट इन टॉप म्यूचुअल फंड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपको किस तरह के फंड्स चाहिए और आपको ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक चीज़ें जो जानना ज़रूरी है वो अब मैं आपको बताऊंगा। और ये क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिवली, जिनको फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो समझने में आसानी भी होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें देखने की ज़रूरत है, फर्स्ट इज कमीशन। अगर आपका फंड एक्टिवली मैनेज फंड है तो आप देखोगे कि उसमें कमीशन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़ है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो है जो एएमसी, यानी ये म्यूचुअल फंड जिस जगह इन्वेस्ट करेंगे तो ये टोटल आपका फंड मैनेज करने का जो खर्चा रहेगा वो एक सालाना एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वो डिडक्ट करेंगे। तो जिन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर एनी इन्वेस्टर, क्योंकि आपका पर्टिकुलरली उतना फ़ायदा हो जाएगा, पैसे बचेंगे तो। देन इज हर कोई क्या देखता है कि ये पर्टिकुलर फंड हमें कितना रिटर्न दे रहा है, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना इज एन वेग आइडिया। तो ये तो बिल्कुल ना करें कि कोई पर्टिकुलर फंड सिर्फ ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इसके लिए आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। आप कोई भी, मैं एक एग्जांपल के लिए बस आपके सामने ये ले रहा हूँ, ये कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और एटी मनी एक भी रुपए कमीशन चार्ज नहीं करता है आपसे, इट इज़ जीरो कमीशन बेसिस। बट एक्सपेंस रेशियो भी देखो जो मैंने आपको बात किया, दिस इज 0.84% ये फंड का पर्टिकुलरली, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो और एक चीज़ जो हम देखने वाले हैं कि रिटर्न का परफॉर्मेंस और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 10% से गिरा तो ये फंड में जो इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा है वो कितने वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट का ग्रोथ का। और डाउन साइड प्रोटेक्शन इसे ही कहते हैं कि मार्केट ग्रो कर रहा है तो आपका, अगर फॉर एग्जांपल इंडाइस सेंसेक्स से निफ्टी 5% से ग्रो कर रहा है तो आपका फंड कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है ये भी आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पे आपको अलोकेशन भी मिल जाएगा इस फंड का। यहाँ पे देखो इक्विटी में 99% पैसे लगे और स्टॉक्स वाइज आपको एनालिसिस मिलेगा, मार्केट कैप वाइज एनालिसिस मिलेगा और सेक्टर वाइज भी एनालिसिस मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो फंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिया है, तो सी ऑल होल्डिंग्स करेंगे तो इतना इतना परसेंट रुपए आपका फंड इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HDFC में 7% लगा है, ICICI बैंक में 5% आपका पैसा लगेगा। तो हर, फॉर एग्जांपल कितना भी छोटा आप अमाउंट लगो, आप 1000 रुपये अगर म्यूचुअल फंड के पास, ये फंड के पास दे रहे हो तो ये प्रोपोर्शन में, ये परसेंटेज में वो आगे इन्वेस्ट कर देगा। तो इसका आपको बेनिफिट मैं बताता हूँ। एक शेयर, किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर खरीदने में आप पैसे डाल दे रहे हो तो रिस्क आपकी ज़्यादा है क्योंकि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा ये आपको नहीं पता। तो अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक डाउनफॉल हो गया तो आपका पूरा का पूरा पैसा गया। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। आपका 1000 रुपये आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय इतने सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन शॉर्ट, दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अब और एक बात आती है कि हम किस म्यूचुअल फंड के साथ जाए। तो जैसा मैंने कहा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कमीशन कितना चार्ज कर रहा है, एग्जिट लोड, मतलब अगर आप पर्टिकुलर पीरियड के पहले बाहर निकाल रहे हो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो आपको कितना परसेंट चार्ज होगा, एक्सपेंस रेशियो कितना है वो पर्टिकुलर फंड का, जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा उतना आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको फायदा होगा। ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है, 1% का भी एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके जा सकता है। इसके लिए आपको लाखों में नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। देन इज अब आते हैं हम और एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ जिसे कहते हैं इंडेक्स फंड। ये भी एक नया तरीका है इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड की जैसा ही काम करता है, सेम टर्मिनोलॉजी। आप एक पैसा देंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो आप हमारे बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके पैसे कौन से कंपनीज में लगने वाले हैं। जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर क्या हो रहा है कि आप सीधा मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसके बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के कारण क्या हो रहा है, आप सीधे इंडाइस पे आपको पैसा लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2 इंडाइसेस है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 जो मोस्ट पॉपुलर है, तो यानी आप सीधा इंडिया के फिलहाल 50 बेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट कर दे रहे हो जो मार्केट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आप मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इज डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज के 10 साल बाद अगर आप इमेजिन करोगे तो ये परसेंटेज ग्रो किया हुआ ही रहेगा अदर देन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बड़ा कम होता है। आप किसी भी इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हो, बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल करा के देते हैं और बहुत सारी साइट्स भी है। फॉर एग्जांपल UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, HDFC का है अवेलेबल, या आप जो मैं आपके सामने खोल के रखा हूँ ET मनी, यहाँ पर भी इंडेक्स फंड सर्च कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड जाते हो तो आपको दिखेंगे, एक सेकंड लोड हो रहा है, मैं बैक आ जाता हूँ।
साइट में कुछ तो लोड होने में इशू है। इंडेक्स फंड के बारे में आपको बताता हूँ मैं। चलिए छोड़िए, साइट लोड नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन इंडेक्स फंड आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आप सीधा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और ओवर द ईयर्स ये मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा। यहाँ पे आपको सीधा मैं एनएससी की साइट पे लेके चलता हूँ, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये मार्केट डेटा के अंदर जाके कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा इस चीज़ का। आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, हर चीज़ का डेटा कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जाके इंडाइसेस में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ओवर द ईयर्स निफ्टी या सेंसेक्स ने कितना ग्रो किया है। तो डेफिनेटली इट इज़ कंपैरेटिवली मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें कमीशन मिनिमम है। ईटी मनी जो मैंने आपको बोला वो तो 0% यानी कमीशन ही चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो आपका कटेगा और ये एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली आपके एनएवी पे डिडक्ट हो जाएगा। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप सिप कर रहे हो, इसमें भी दो तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एक तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी हर महीने, जैसे हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 रुपये साइड में निकाल के आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत सारे फंड्स का इवन मिनिमम 500 से भी स्टार्ट हो रहा है प्लान्स, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। एक एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूँगा मैं। अगर आप 5,000 रुपये सिर्फ आप अपने अर्ली 20s में हो, तो ये तो आपके लिए राइट टाइम है टू इन्वेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। जिन्होंने वो ये पर्टिकुलर एज क्रॉस कर ली है, डेफिनेटली आप भी अपने 10 या 15 ईयर्स के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर ओन अर्निंग सोर्सेस, आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, आप कितना पैसा सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फंड चूज़ करेंगे और कितना अमाउंट चूज़ करेंगे। लेकिन जो अर्ली 20s में है, जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, उनके लिए तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इंडेक्स फंड के साथ जाने के लिए कह रहा हूँ, रादर देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो साइड में निकाल के, आप 5,000 रुपये हर महीने सेव कर रहे हो, और वो पर्टिकुलर अमाउंट आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट अगर करते, मैं मान के चल रहा हूँ कि CAGR यानी रिटर्न रेशियो आपका 15% है, मार्केट आपको 15% इंटरेस्ट देता या आपको रिटर्न देता, तो आपका 5,000 रुपये 40 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 15%, तो आपकी अमाउंट लगभग हो जाती 15.5 करोड़। जी हाँ, 15.5 करोड़ एट आफ्टर 40 years यू वुड हैव एक्यूमुलेटेड एज वेल्थ। तो और ये भी एक चीज़ है कि क्यों मैं हमेशा किसी भी जो मुझसे पूछने आते हैं, तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट। अगर आप स्विच भी कर रहे हो, आप 5 साल बाद एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो भी तब रेट रहेगा उसके हिसाब से आप बेच के बाहर निकल सकते हो। लेकिन तब आपको टैक्स इम्प्लीकेशन आ गए फिर से, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाउ इन इंडिया इज टैक्स। पहले ये नॉन, इस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अभी 1 लाख के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स लगता है। तो 1 लाख तो बहुत नॉमिनल अमाउंट होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा वेल्थ ऑफ कोर्स एक्यूमुलेट कर चुके होंगे, तो आपको इस पर टैक्स लगेगा। तो बेटर है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रहें मार्केट में। मैं आपको बता रहा था कि 5,000 रुपये 40 साल के लिए 15% पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ एट द एंड होती 15.5 करोड़। और यही अगर मैं 1% ही रिड्यूस कर देता हूँ एज अ कमीशन, जो कि म्यूचुअल फंड्स वाले चार्ज करते हैं, तो ये 1% से हमारा कितना डिफरेंस आ जाएगा एट द एंड वैल्यू में, ये आपको पता चलेगा। अगर हम 5,000 रुपये सेम टर्म के लिए यानी 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारा रिटर्न 15% नहीं है, 14% है, सिर्फ मैंने 1% रिटर्न कम किया है एज अ कमीशन जो एजेंट ले लेगा हमारे बिहाफ पे, तो इसका इम्पैक्ट आपके टोटल वेल्थ पे कितना होगा। तो एट द ईयर एंड ऑफ 40 years यू वुड हैव accumulated approximately 11.17 करोड़ रुपीज। तो आप फर्क देख रहे हो, आपका लगभग 4 करोड़ का नुकसान हो गया है यहाँ पे। ये 1% जब हम बोलते हैं तो हमें सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन एट द
व्हेन वी थिंक ऑफ इन लॉन्ग टर्म तो इसका आपके वेल्थ क्रिएशन पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें, जहाँ पे आपका कमीशन नहीं है, 0% कमीशन देना पड़ रहा है और आपका एक्सपेंस रेशियो भी मिनिमम है। ऐसा ही फंड चूज करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, और ये भी डिसाइड कर ले कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड किन कंपनियों में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये श्योरिटी भी रहेगी। और निफ्टी में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो टॉप 50 कंपनीज में पैसा जा रहा है, तो फॉर श्योर कि ये जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है ये लॉन्ग रन में ग्रो ही करेगी, ये डूब तो नहीं जाएगी, बिकॉज आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे moneycontrol.com पे, आप जो पर्टिकुलर कंपनी निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में आते हैं उनका नाम सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल ये विप्रो लेते हैं हम, यहाँ पे जाइए, इसका डेटा कम्प्लीटली सर्च कीजिए, इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखिए, यहाँ पे उनके हुए हुए एजीएम्स का एजेंडा से लेके हर चीज़ें आपको इस साइट पे मिल जाएंगी। ये देखिए इन्होंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यहाँ से लेके हर चीज़ आपको ये moneycontrol.com पे मिल जाती है। तो ये हुई हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए। मैं आपको बताया गोल्ड के बारे में, देन आई टॉक्ड अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, देन आई मूव टुवर्ड्स डायरेक्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, परचेसिंग द शेयर्स थ्रू ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट। देन आई मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। म्यूचुअल फंड भी बेहद अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और उससे भी बेटर ऑप्शन मैं आपको बताऊँ तो इंडेक्स फंड। आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो या आप इंडेक्स फंड स्टार्ट कर सकते हो। देन नाउ वी वुड मूव टुवर्ड टैक्स प्लानिंग, कि इसका टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा होगा और किस तरह से हम टैक्स बचा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स, एज आई हैव बीन टोल्ड, इज टीचिंग फैकल्टी। तो आप किस तरह से अपना हर साल टैक्स बचा सकते हो और फाइनेंस भी एट द सेम टाइम आप प्लान कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने अगर नहीं सुना होगा इसके बारे में तो नेशनल पेंशन स्कीम नाम का एक ऑप्शन है, जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, लेकिन हाल ही में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने इसको फ्री टू ऑल कर दिया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के भी जो एम्प्लॉयज़ है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम एक्चुअली है क्या, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। तो ये ई कैटेगरी में पड़ता है। ई कैटेगरी क्या है? एग्जम्प्ट। मतलब आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको टैक्स डिडक्शन मिल रहा है वो पर्टिकुलर ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेशनल पेंशन स्कीम में हर महीने 5,000 रुपये लगाए, सिर्फ 5,000 में बोल रहा हूँ, तो आपकी एक साल का अमाउंट हो गया 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये आप नेशनल पेंशन स्कीम में एक साल के डाल रहे हो, तो इसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000 रुपीज़। या तो आप सिर्फ 50,000 डालो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक मिनिमम अमाउंट होती है, आई डोंट नो द क्राइटेरिया, आप पढ़ सकते हो। लेकिन 50,000 तक मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स आप जब फाइल करते हो आपका रिटर्न तब। और आप बेसिकली कोई भी इंसान जो मोस्टली टीचर्स है वो आपका रिटर्न फाइल जब होता है तो आप डिडक्शंस लेते हो सेक्शन 80C में, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर सेक्शन अमंग ऑल कैटेगरीज। आप, और मोस्ट कॉमन भी यही है क्योंकि लोगों को पता भी यही है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो। हाँ, ईएलएसएस के बारे में भी आपको बता दूं कि ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड स्कीम है। ये भी इक्विटी लिंक्ड स्टॉक स्कीम है, तो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। आप ईटी मनी जो ऐप मैंने बोला है वो, या किसी भी तरह के गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कैटेगरी में जो पढ़ने वाली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसका भी फ़ायदा मिलेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। और आपका एक साइड बाय साइड एक इन्वेस्टमेंट भी तैयार हो रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो रही है, और आपका टैक्स भी बच रहा है इस चीज़ के ऊपर। 80C के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में एक और सेक्शन है 80CCD1B, यानी ये 1.5 लाख का जो लिमिट है 80C में, जो मैक्सिमम है, आप सब मिला के जो LIC में इन्वेस्ट करोगे, आप किसी जो PPF में अमाउंट डालोगे, ये सब ELSS में आप अमाउंट डालोगे, ये सब मिला के आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा 50,000 की एक्स्ट्रा लिमिट दी है 80CCD में, और ये सेक्शन आता है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। तो आप, अगर आपको एडिशनल टैक्स सेविंग करनी है तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है इन द लॉन्ग टर्म। ये स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हो और मैक्सिमम एज इज 65 ईयर्स। तो जो भी इस 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है वो अपना एनपीएस स्टार्ट कर सकता है।
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके बैंक के साथ भी हो सकता है ये थ्रू बैंक, अगर आपकी नेट बैंकिंग में लॉगिन करके नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको ये साइट बताया ईटी मनी, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना पैसा बचा सकते हो। जब आप पैसा डाल रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल रहा है, इसके ऊपर जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो भी, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। और जो एट द मैच्योरिटी 60 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद, आप रिटायर होने के बाद जो आपका पूरा अमाउंट आप विड्रॉ करोगे तो उस पर भी टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन इसमें अभी हालांकि एक चेंज हुआ है, पहले 40%, इट इज़ कन्फर्म कि 40% एज एन्युटी आपको पेंशन हर माह मिलेगी, वो पर्टिकुलर टर्म खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप 45 ईयर्स के हो तो आप 60 साल तक 15 साल के लिए एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो 50,000 रुपये। एट द ईयर एंड 60 साल होने के बाद आपको इसमें का 60% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो एट वन स्ट्रोक लमसम, और 40% जो है वो हर पर्टिकुलर अमाउंट में आपको मिलता रहेगा। तो पहले 40% जो एन्युटी मिलती थी उस पर भी टैक्स लगता था, लेकिन हाल ही में ये भी चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये 40% पे भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इसके कारण ये ई में अब शामिल हो गया है। पहले इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें थी, पीपीएफ था और देन ये सुकन्या समृद्धि योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बेटी है तो उसके लिए आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। हर महीने आप पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डाल सकते हो, बहुत छोटी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास, जिसके थ्रू आप टैक्स भी बचा सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। जब वो आपकी बच्ची 18 साल की हो जाएगी तब तक एक अच्छा खासा अमाउंट आपका कलेक्ट हो जाएगा, उसके हायर एजुकेशन के लिए काम में आ सकता है या किसी और चीज़ के लिए भी काम आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अगर आपके घर पे बेटी है तो उसके लिए भी आप ये स्कीम के साथ ऑप्ट कर सकते हो। देन इज एनपीएस जो अभी ई कैटेगरी में आ गया है, और पीपीएफ तो आपको सबको पता ही होगा, प्रोविडेंट फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने एक ओवरव्यू तो आपको दे दिया है यहाँ पर कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में कर सकते हो और कौन सा बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड्स बेशक स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड, दोनों में से आपको जो बेटर लगता है उसके हिसाब से आप उसके साथ जा सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। एंड देन इज दिस टैक्स प्लानिंग की चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है जिसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो पड़ता है उसको वो चीज़ें समझ में आती है। अगर आपको मैं अभी वो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने जाऊँ तो आपको वो शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगे कि आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपका पर्टिकुलर क्राइटेरिया, क्योंकि किसी को भी हम सजेस्ट तब कर पाते हैं कि उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड हमें पता हो। आपकी सालाना इनकम कितनी है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, उसके ऊपर आपका पूरा एक प्लान बन सकता है, फाइनेंशियल प्लान, जितने भी टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई हो मेरे बताने के बाद। तो अगर किसी को भी इसके ऊपर और डिस्कशन करना हो या प्लानिंग करनी हो फाइनेंस से रिलेटेड, आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट करो तो किस तरह से किया जाए, मैं किस तरह से कौन सा फ़ंड चूज़ करूँ, इसके बारे में आपको और डिटेल में डिस्कशन के लिए मैं आपका मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन।